जय श्री राम। आज का जो विषय है ना वो विषय है कि किसी की जन्म कुंडली पर से आप कैसे जज कर सकते हो कि इसके बच्चे की स्थिति क्या है। ठीक है, यानी चिल्ड्रन का सुख कैसा है, चाइल्ड के बारे में जो भी चीज़ें एक व्यक्ति जानना चाहता है अपनी जन्म कुंडली से जान सकता है। देखो, ज्योतिष को समझने के लिए ना, ज्योतिष में टोटल 12 भाव होते हैं और हर एक भाव कुछ ना कुछ चीज़ आपको इंडिकेट करता है। उसी हिसाब से जब भी आप चाइल्ड बर्थ का देखो या चिल्ड्रन के बारे में देखना चाहते हो, आपको आपकी कुंडली का 5th हाउस देखना पड़ता है। बट पराशर जी ने लग्न, देखो लग्न क्या होता है ना, 2 घंटे के लिए लग्न सेम होता है। तो उस 2 घंटे में तो हजारों लोगों की, या छोड़िए हजारों, छोड़िए लाखों लोगों का जन्म होता है। तो इसका ना एक रिफाइंड वर्जन है, वो है सप्तांशा चार्ट D7, जिसे D7 के जैसे विवाह के लिए आप D9 देखते हो, उसी हिसाब से बच्चों के लिए D7 देखा जाता है। तो आज मैं ना थोड़ा सिंपल वे में, एकदम लेमैन को भी समझ में आए, जो थोड़ा बहुत ज्योतिष जानता है उनको भी पता चले, उस हिसाब से मैं बात करूंगा कि आप ओवरऑल जो आपके चिल्ड्रन की कंडीशन है, ठीक है, तो वो आपकी जन्म कुंडली से कैसे देख सकते हैं। आपको ना 3 चीज़ें इसके लिए स्टडी करनी पड़ेगी। कोई भी भाव को देखना है, समझना है कि वो कितना बली है और कितना आपको वो अच्छा रिजल्ट दे सकता है। सबसे पहले आता है हाउस, उस हाउस में जो प्लैनेट बैठा है, ठीक है। उसके बाद हाउस लॉर्ड की बात आती है, और उस जो वो जो पर्टिकुलर हाउस होता है ना, उसका एक स्थायी कारक होता है। तो पहले मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। देखो, ये जो हाउस है ना, ये कुंडली का 5th हाउस है, ठीक है। अभी आपको चेक क्या करना है, अगर आपको चाइल्ड बर्थ या चाइल्ड रिलेटेड कोई भी चीज़ समझनी है तो आपको 3 पॉइंट याद रखो। एक तो आप प्लेनेट इन हाउस, वो देख लो कौन सा प्लेनेट है। दूसरा, आपको हाउस लॉर्ड देखना है। और तीसरा, आपको उस हाउस का नेचुरल कारक, जैसे आप देखोगे ना, जो फर्स्ट हाउस होता है कुंडली का, वो क्या होता है, आपकी पर्सनालिटी, आपके ट्रेड्स, आपका आपकी सोल होती है, ठीक है। तो उसका जो स्थायी कारक है ना, वो सूर्य है। उसी हिसाब से सेकंड हाउस का स्थायी कारक है वो गुरु है। थर्ड हाउस से पराक्रम देखते हैं तो वहाँ का स्थायी कारक है मंगल है। फोर्थ हाउस से ना मल्टीपल कारक है। अभी फोर्थ हाउस से अगर आप आपकी माता के बारे में विचार कर रहे हो तो उसका स्थायी कारक मून आएगा। अगर व्हीकल्स के बारे में सोच रहे हो तो शुक्र आएगा। प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहे हो तो मंगल आएगा। उस हिसाब से ये कारक चेंज होते हैं कुछ हाउसेस के अंदर। 5th हाउस है तो 5th हाउस का कारक जुपिटर है, गुरु। 6th हाउस है, 6th हाउस का कारक शनि और मंगल दोनों है। अगर बीमारियां देखनी है तो शनि को देखना पड़ेगा, कर्जा देखना है तो मंगल को देखना पड़ेगा। 7th हाउस का स्थायी कारक शुक्र है। 8th हाउस का अगेन मंगल एंड शनि। एक्सीडेंट्स वगैरह आप देख रहे हो तो मंगल की पोजीशन या मंगल की कंडीशन चार्ट में देखनी पड़ेगी। उसी हिसाब से आयु देख रहे हो तो शनि सैटर्न कैसे बैठा है कुंडली के अंदर, वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा। 9th हाउस की जब बात है, लोग जुपिटर को ही मानते हैं कि गुरु ही उसका स्थायी कारक है, बट जब आप पिता को देखते हो तो आपको सूर्य की कंडीशन भी आपके ओवरऑल चार्ट में देखनी पड़ेगी। उसी हिसाब से 10th हाउस देखो, 10th हाउस में अगर स्थायी कारक की बात करें तो शनि है, क्योंकि कार्य क्षेत्र शनि को दिया गया है, कामकाज प्रोफेशन आप शनि से देखते हो। बट अगर व्यवसाय की बात है तो आपको मरकरी को भी देखना पड़ेगा। और स्टेटस की बात है तो उसमें स्थायी कारक आपको सूर्य को लेना पड़ेगा। उसी हिसाब से 11th हाउस गेंस, वो जो भी आपके जीवन में गेंस होते हैं ना, लाभ होते हैं, वो सारा गुरु से देखा जाता है। तो 11th हाउस का भी स्थायी कारक गुरु है। 12th हाउस का स्थायी कारक है शनि, क्योंकि 12th हाउस किस चीज का है, आइसोलेशन का है। और आइसोलेशन कौन दिखाता है, शनि दिखाता है, सैटर्न। ये तो हो गई स्थायी कारक की बात। स्थायी कारक समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि पराशरी ज्योतिष का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, भाव, भावेश और कारक, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। आप जैसे शादी के लिए 7th हाउस देखते हो, साथ में 7th हाउस लॉर्ड और वीनस को भी देखते हो ना, चाहे कहीं पे भी हो कुंडली में, क्योंकि वीनस क्या है, शुक्र शादी का मुख्य कारक है। उसी हिसाब से मैंने आज आपको बताया कि हर एक हाउस वाइज मुख्य कारक कौन, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर। समझना कैसे जन्म कुंडली के अंदर जो आपका बच्चों के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो सबसे पहले आप ये देखो कि प्लेनेट कौन सा बैठा है। सिंपल रखो, अगर कोई बेनिफिक प्लेनेट बैठा है, वीनस, मरकरी, मून, तो समझ लो एक पॉजिटिव पॉइंट ऐड हो गया। हाउस लॉर्ड, अब देखो हाउस लॉर्ड की कंडीशन कैसी है,
जो भी हाउस लॉर्ड बनता हो, भले मेलेफिक भी बनता हो, बट अगर हाउस लॉर्ड उसका उच्च का है, एक्सोल्टेड है, आगे पीछे उसके बेनिफिक प्लैनेट है, यानी शुभ कर्तरी योग में, मित्र राशि में, तो जितनी भी पॉजिटिव तीन चार चीजें एक प्लैनेट को देखते हैं और एक हाउस को देखते हैं हम रिवील करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया हाउस लॉर्ड देख रहे हैं, मान लो उसका फिफ्थ हाउस लॉर्ड केंद्र में जाके बैठे, त्रिकोण में बैठे, पहली चीज उसकी उसका प्लेसमेंट अच्छा हो गया। दूसरी चीज क्या है कि अभी वो किस कंडीशन में, वो उच्च का है, ऑन साइन में है या मित्र राशि में है, तो वो सेकंड आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट हो गया। तीसरा पॉजिटिव पॉइंट क्या है, आगे पीछे उसके कोई शुभ प्लेनेट आ जाए, या तो वो शुभ कर्तरी योग, जो शुभ प्लेनेट आ गए तो शुभ कर्तरी योग में आ जाएगा, या तो कोई नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट उसको दृष्टि दे दे। तो ये क्या है ना, ये स्ट्रेंथ दिखाता है एक प्लेनेट की कि कितनी अच्छी कंडीशन में। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। अभी तीसरे पॉइंट में आपको जुपिटर को देखना है। कुंडली में जुपिटर की पोजीशन कैसी है, मैंने पहले भी एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था स्पेसिफिकली इन फीमेल चार्ट, क्योंकि फीमेल में शादी को भी जुपिटर से देखते हैं। अगर किसी भी फीमेल के चार्ट में जुपिटर नीच का है या एनिमी साइन में बैठा है, कंबस्ट बैठा है, तो वहाँ पे दिक्कतें आती है, शादी को लेके भी आती है, बच्चों को लेके भी आती है, ठीक है। बट कभी भी सिर्फ लग्न कुंडली देख के आपको ये प्रिडिक्शन नहीं देना है। मान लो ये तो मैंने अच्छी कंडीशंस बता दी, अभी इसका रिवर्स कर दो, फिफ्थ हाउस में को मेलिफिक प्लेनेट बैठा है, मान लो शनि बैठा है, तो सबसे पहली चीज तो डिले होगा, बच्चे डिले से होंगे। दूसरा, उसके आगे पीछे यहाँ पे राहु आ गया, यहाँ पे मंगल आ गया, पाप कर्तरी योग में आ गया। तीसरा, सूर्य कहीं से उसको देख रहा है, पूरा डैमेज कर दिया। लग्न कुंडली से तो वही हम वो करेंगे कि भाई डैमेज हो गया। और यहाँ का लॉर्ड है मान लो मरकुरी, वो जाके 12 नंबर की साइन में बैठा है डेबिलिटेड होके, तो ये ओवरऑल कंडीशन नेगेटिव है। चाइल्ड को जो हम प्रिडिक्ट करेंगे कि भाई चाइल्ड इसका कैसा होगा या फिर चाइल्ड बर्थ होगा कि नहीं, प्रॉमिस को लेके, तो अभी जो मैंने बताया, जो जहाँ पे सारे मेलिफिक एसोसिएशन बन रहे हैं, तो दैट इज गोइंग इन अ रॉन्ग वे, नॉट इन अ नेटिव वे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने लग्न कुंडली देख ली कि लग्न कुंडली में फिफ्थ हाउस की पोजीशन क्या है, प्लेसमेंट ऑफ प्लेनेट देखो फिफ्थ हाउस में कौन सा है, फिफ्थ हाउस लॉर्ड कहाँ जाके बैठा है उसकी कंडीशन देखो, फिफ्थ हाउस को कौन कौन से प्लेनेट देख रहे हैं वो भी एक बार चेक कर लो, और जुपिटर की कंडीशन क्या है वो भी चेक कर लो, ठीक है। सारा पॉजिटिव मिल रहा है, दैट मीन्स कि लग्न कुंडली प्रॉमिस कर रही है कि बच्चा अच्छा हो, उस इसको बच्चा हो जाएगा टाइम के ऊपर। बट सिर्फ लग्न कुंडली देख के प्रिडिक्शन मत करना। अब एक स्टेप आगे आना है आपको, आपको देखना है आपका D7 चार्ट, जिसको बोलते हैं सप्तांश। उसमें आप सबसे पहले क्या देखोगे, उसमें आप सबसे पहले लग्न भाव देखोगे। लग्न भाव कितना मजबूत है, अभी वो देखने के लिए सेम रूल एप्लीकेबल, प्लेनेट कौन सा बैठा है वो देखो लग्न के अंदर, मित्र राशि में है, एक्सोल्टेड है, ठीक, अच्छे शुभ नैसर्गिक ग्रहों की उसके ऊपर दृष्टि है लग्न के ऊपर, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया कि भाई D7 का जो लग्न भाव है ना वो मजबूत है। दैट मीन्स हर एक वर्क चार्ट में आपको उस वर्क चार्ट का लग्न भाव तो देखना ही देखना है। तो क्या वो एक स्ट्रेंथ बताता है इस डोमेन को लेके कि भाई ये जो फिफ्थ हाउस है, क्योंकि ये फिफ्थ हाउस का ही डिटेल्ड वर्जन है D7, तो उसका लग्न भाव अगर मजबूत है तो एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया। फिर सारे पॉइंट जो मैंने यहाँ आपको समझाए ना वो D7 के फिफ्थ हाउस पे लगाओ कि D7 के फिफ्थ हाउस में कौन सा प्लेनेट बैठा है, शुभ है अशुभ है, शुभ है तो उसके आगे पीछे कोई अशुभ प्लेनेट है, या वो शुभ प्लेनेट डैमेज पीड़ित हो रहा है, कहीं से भी पाप कर्तरी योग में आ रहा है, या मेलिफिक एसोसिएशन ज्यादा है। मान लो यहाँ तो आपको सब चीजें अच्छी मिल रही, यहाँ पे कंडीशन खराब हो रही है, ठीक, तो यहाँ से प्रॉमिस तो मिल गया बट यहाँ से कंडीशन खराब मिल रही है ना, दैट मीन्स के बच्चा तो होगा बट बच्चों को लेके कुछ ना कुछ समस्याएं बनी रहेगी आपके जीवन में। तो जब भी प्रिडिक्शन करो ना, सिर्फ लग्न कुंडली देख के नहीं करना है। अगर बच्चे के बारे में बात है तो आपको एक बार D7 अवश्य देखना है, विवाह के बारे में बात है तो एक बार D9 अवश्य देखना है। एफर्ट्स आप जीवन में कैसे करोगे, सिर्फ थर्ड हाउस को देख के बात नहीं करनी, आपको D3 भी देखना है। वेल्थ के बारे में जब बात करो सिर्फ D1 मत देखो, D2 भी देखो, होरा चार्ट भी देखो, हिंदू लग्न देखो कैसा बन रहा है व्यक्ति का। उसके बाद अगर बात करें, अगर आपके एंसिस्टर के बारे में जानना तो D12 चार्ट है। तो काफ़ी सारी वर्क कुंडली है जो पराशर जी ने बताया है कि जब भी आप पर्टिकुलर इवेंट या पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जानना चाहते हो तो साथ साथ में इस वर्क कुंडलियों का भी अध्ययन करते रहो।
अगर ये वीडियो पसंद आया और डिटेल में आपको जानना है, आप मुझे कमेंट कर देना, मैं और एक डिटेल्ड वर्जन इसके ऊपर बना दूंगा। कॉन्सेप्ट सिंपल आपको याद रखना है, अच्छा कैसे है बुरा कैसे है वो मैंने आपको समझाया। भाव देखो, भावेश देखो और उस हाउस का नेचुरल कारक देखो, इन तीनों की कंडीशन कुंडली में कैसी है। पॉजिटिव पॉइंट मिल रहे हैं, मान लो 3 में से 2 पॉजिटिव पॉइंट मिल रहे हैं, मीन्स 65 to 70% उस डोमेन से आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तीनों अच्छे हैं तो कहना ही क्या। अगर 2 बुरे हैं 1 अच्छा है तो फिर स्ट्रगल है, और तीनों बुरे हैं तो फिर आशा छोड़ दो, ठीक। बट जनरली ऐसा होता नहीं, बहुत बहुत कम कंडीशंस में ऐसा होता है। बट फिर भी कोई भी चीज़ को एनालाइज करने के लिए, कोई भी चीज़ को समझने के लिए आपको उसका वर्क चार्ट देखना ही देखना है, अवश्य देखना है। आप देख के मुझे बताइए, ठीक है। तब तक के लिए जय श्री राम।